एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव में सजा हुआ था। दूर दूर से लोग बादशाह से मिलने आते थे, अपनी समस्याएं लेकर, अपनी कला का प्रदर्शन करने या बस उनकी बुद्धिमत्ता और शानो शौकत देखने। अकबर एक महान शासक थे, लेकिन वे उतने ही बड़े मनोरंजन प्रेमी भी थे, और उनके दरबार में बीरबल जैसा तेज तर्रार और हाजिर जवाब मंत्री होना इस बात का प्रमाण था। बीरबल की ख्याति उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और हर समस्या का अनोखा समाधान खोजने की क्षमता के कारण थी। बादशाह अकबर को बीरबल की संगति बहुत पसंद थी, और वे अक्सर उन्हें मुश्किल सवालों में फंसाने या अजीबोगरीब चुनौतियां देने का प्रयास करते रहते थे, बस ये देखने के लिए कि बीरबल कैसे निकलते हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। दरबार में भारी भीड़ थी। एक व्यापारी अपनी शिकायत लेकर आया था, एक कवि अपनी नई कविता सुनाने को बेताब था, और कुछ दरबारी आपस में खुसर फुसर कर रहे थे, किसी नई शाही घोषणा का इंतजार कर रहे थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, मानो कोई शरारत भरी योजना उनके दिमाग में चल रही हो। उन्होंने अपने सलाहकारों की ओर देखा और फिर अचानक बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, बादशाह ने एक रहस्यमय लहजे में कहा, आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। ऐसी चुनौती जिससे दरबार में मौजूद हर व्यक्ति, यहां तक कि सबसे गंभीर दरबारी भी हंसी से लोटपोट हो जाए। लेकिन एक शर्त है। बीरबल ने सिर झुकाया। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वासपूर्ण भाव था। हुजूर, आपका आदेश सर आंखों पर। कृपया चुनौती बताएं। शर्त यह है, बादशाह ने कहा, अपनी आंखें छोटी करते हुए, कि तुम ऐसी कोई बात कहोगे, ऐसा कोई किस्सा सुनाओगे या ऐसा कोई कार्य करोगे जिससे पूरा दरबार, हां, पूरा दरबार हंसेगा। सिवाय मेरे, मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आनी चाहिए। अगर मुझे हंसी आ गई तो तुम्हें एक महीने की छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, बिना वेतन के। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक अजीब चुनौती थी। बीरबल हमेशा अपनी बातों से लोगों को हंसाते थे, लेकिन बादशाह को हंसाए बिना पूरे दरबार को हंसाना, यह लगभग असंभव लग रहा था, क्योंकि अकबर खुद भी बीरबल के सबसे बड़े प्रशंसक थे और उनकी हर बात पर अक्सर सबसे पहले हंसते थे। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा। उनकी आंखों में हल्की चमक आई, जो इस बात का संकेत थी कि उन्हें कोई विचार मिल गया है। हुजूर, बीरबल ने कहा, यह चुनौती मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए और कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी। बादशाह मुस्कुराए। क्या चाहिए तुम्हें? हुजूर, मुझे एक बड़े आकार का गधा चाहिए और लगभग 10 मटके घी। ये सुनकर दरबारी चकित रह गए। गधा और घी, ये किस तरह की योजना थी? बादशाह भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, लेकिन याद रखना, मुझे हंसी नहीं आनी चाहिए। अगले कुछ दिनों तक दरबार में अजीबोगरीब माहौल था। एक बड़ा गधा शाही अस्तबल में लाया गया और 10 मटके शुद्ध घी महल के एक कोने में रखे गए। दरबारी आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। कुछ ने सोचा कि यह कोई जादू का खेल होगा, तो कुछ ने इसे बीरबल की सनक करार दिया। आखिरकार वो दिन आ गया। दरबार पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था। हर कोई उत्सुक था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चेहरे पर एक गंभीर भाव था, लेकिन उनकी आंखों में उत्सुकता साफ झलक रही थी। बीरबल दरबार में आए, हमेशा की तरह साधारण कपड़े पहने हुए, लेकिन आज उनके साथ कुछ अजीब लोग थे। उनके पीछे पीछे 10 मोटे ताजे आदमी चल रहे थे। हर एक के हाथ में घी का एक मटका था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। सबसे पीछे एक महावत एक विशालकाय गधे को लेकर आ रहा था, जिसके कान लंबे थे और पूंछ हिल रही थी। दरबारी फुसफुसा रहे थे। बादशाह भी अपनी हंसी रोक रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ था
जिससे उन्हें हंसी आती। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों और मेरे महान बादशाह, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये कोई कहानी नहीं है, कोई कविता नहीं है, बल्कि एक प्रदर्शन है जो हमारी अज्ञानता पर प्रकाश डालेगा। अज्ञानता? दरबारी और भी भ्रमित हो गए। बीरबल ने इशारा किया और वे 10 आदमी घी के मटके लेकर आगे आए। उन्होंने एक कतार बनाई और गधे को उनके सामने खड़ा किया गया। बीरबल ने उन आदमियों को आदेश दिया कि वे एक एक करके गधे के सामने झुकें और उसके कानों में कुछ कहें। पहला आदमी झुका, गधे के कान में कुछ बुदबुदाया और फिर उठकर एक गंभीर चेहरा बनाकर पीछे हट गया। दूसरा आदमी झुका, कुछ बुदबुदाया और पीछे हट गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, और ऐसे ही 10 के 10 आदमियों ने बारी बारी से गधे के कान में कुछ कहा। दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे। ये क्या हो रहा था? एक गधे के कान में फुसफुसाहट? ये तो बेहद अजीब था। बादशाह भी अपनी भौहें चढ़ाए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किस दिशा में जा रहा है। जब 10वां आदमी भी पीछे हट गया तो बीरबल ने एक गंभीर मुद्रा बनाई और कहा, मेरे प्यारे दरबारियों, अब मैं आपको एक महान रहस्य बताने जा रहा हूं। ये गधा, ये कोई साधारण गधा नहीं है। ये एक बहुत ही ज्ञानी गधा है। दरबार में हल्की फुल्की हंसी सुनाई देने लगी, लेकिन बादशाह अभी भी गंभीर थे। जी हां, बीरबल ने जोर देकर कहा, यह गधा हर समस्या का समाधान जानता है, लेकिन इसकी एक शर्त है। ये तभी बोलेगा, तभी अपना ज्ञान प्रकट करेगा, जब इसके कान में कही गई बातें इसे समझ आएंगी। एक दरबारी ने हिम्मत करके पूछा, बीरबल जी, ये क्या मजाक है? एक गधा कैसे बोल सकता है? बीरबल ने तिरछी नजर से उस दरबारी को देखा। ये तुम सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हें आज साबित करूंगा कि ये बोल सकता है, और तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुम में से कितने लोग इस गधे से कम बुद्धिमान हैं। दरबार में अब और भी ज्यादा खुसर फुसर होने लगी। बीरबल ने आगे कहा, अभी अभी इन 10 आदमियों ने इस गधे के कान में अपनी अपनी सबसे बड़ी समस्या बताई है, और अब मैं इस गधे से कहूंगा कि वो उन समस्याओं का समाधान बताए। फिर बीरबल ने गधे की ओर मुड़कर बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ, मानो वो सच में गधे से बात कर रहे हों, कहा, ऐ महाज्ञानी गधे, इन 10 आदमियों की समस्याओं का समाधान बताओ। और फिर बीरबल ने एक बाल्टी उठाई जिसमें पहले से ही घी भरा हुआ था, और उन्होंने गधे के एक कान में सारा घी उड़ेलना शुरू कर दिया। घी बहता हुआ गधे के दूसरे कान से बाहर निकलने लगा, और गधा जोर जोर से रेंकने लगा, जैसे कि वो सच में चिल्ला रहा हो या अपनी समस्या बता रहा हो। बीरबल ने बाल्टी खाली की और फिर बेहद गंभीर चेहरे के साथ दरबारियों की ओर मुड़े। देखा तुम सबने, बीरबल ने जोर से कहा, यह गधा कितना ज्ञानी है। जब मैंने इसे समस्या बताने को कहा तो इसने अपने कानों से सारा अज्ञान बाहर निकाल दिया ताकि ये ज्ञान को ग्रहण कर सके, और ये रेंक रहा है क्योंकि ये तुम्हें बता रहा है कि तुम भी अपने अज्ञान को ऐसे ही बाहर निकालो। दरबार में पहले तो एक क्षण का सन्नाटा रहा, और फिर पहले एक दरबारी हंसा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लोग अपनी कुर्सियों से गिर पड़े। कुछ अपनी पेट पकड़े हुए थे, कुछ अपनी आंखें पोंछ रहे थे। ये दृश्य इतना बेतुका और अजीब था कि हर कोई अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। एक गधे के कान में घी डालना और उसे ज्ञानी बताना, और फिर ये दावा करना कि वो अपना अज्ञान बाहर निकाल रहा है, ये कल्पना से परे था। दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सिपाही अपनी लाठियां भूल गए, कवि अपनी कविताएं और व्यापारी अपनी शिकायतें। हर कोई हंस रहा था, लेकिन बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर अभी भी वो गंभीर भाव था।
उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, अपने होंठ भींचे और उन्हें हंसी नहीं आई। उन्होंने पूरे दृश्य को देखा, बीरबल की हर बात सुनी, गधे के कान में घी डालते हुए देखा, गधे को रेंगते हुए सुना और फिर दरबारियों को हंसते हुए देखा। लेकिन बादशाह अकबर एक पल के लिए भी नहीं हंसे। बीरबल ने दरबारियों को हंसते हुए देखा और फिर बादशाह की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने देखा कि बादशाह अभी भी गंभीर है। हुजूर, बीरबल ने पूछा, क्या आपको हंसी नहीं आई? बादशाह ने एक गहरी सांस ली, मानो उन्होंने अपनी सारी शक्ति हंसी रोकने में लगा दी हो। नहीं बीरबल, मुझे हंसी नहीं आई। दरबारियों की हंसी थोड़ी धीमी हुई जब उन्होंने देखा कि बादशाह गंभीर है। वे हैरान थे, बीरबल ने इतनी शानदार योजना बनाई और बादशाह को हंसी नहीं आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इसका एक कारण है कि आपको हंसी नहीं आई। दरबारी और भी उत्सुक हो गए। क्या कारण बीरबल? एक दरबारी ने पूछा। कारण यह है, बीरबल ने कहा, अपनी उंगली बादशाह की ओर उठाते हुए, कि हमारे महान बादशाह खुद एक गधे से कम बुद्धिमान नहीं है। जैसे ही बीरबल ने ये शब्द कहे, दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। हर कोई बादशाह की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। क्या बीरबल को अब सजा मिलेगी? लेकिन फिर बादशाह अकबर, जो अब तक अपनी हंसी को रोके हुए थे, अचानक ठहाका लगाकर हंस पड़े। एक जोरदार ठहाका जिससे पूरा दरबार गूंज उठा। वो हंसते हंसते अपनी कुर्सी से लगभग गिर पड़े। उनकी आंखों से पानी आ गया और उन्होंने अपनी पेट पकड़ लिया। बीरबल, बीरबल, बादशाह हंसते हुए बोले, तुमने मुझे हरा दिया, तुमने मुझे हंसा ही दिया। दरबार में सभी लोग फिर से हंसने लगे। इस बार राहत की हंसी और बीरबल की चतुराई पर हंसी। बादशाह ने अपनी हंसी को नियंत्रित किया, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। मैं समझ गया बीरबल, मैं समझ गया कि तुम क्या कर रहे थे। जब तक तुमने गधे के कान में घी डाला और उसे ज्ञानी बताया, मैं खुद को हंसी से रोक रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि तुम सच में ऐसा कुछ करने वाले हो। लेकिन जैसे ही तुमने कहा कि मैं गधे से कम बुद्धिमान नहीं हूं, मुझे अपनी बुद्धिमत्ता पर इतना विश्वास है कि मुझे इस बात पर हंसी आ गई कि कोई मुझे गधे से कम बुद्धिमान कह रहा है। और तुमने मुझे हंसाने के लिए, मुझे अपनी ही बुद्धि पर घमंड करने के लिए मजबूर कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, हुजूर, मेरी क्षमा। मैंने केवल ये साबित करने की कोशिश की कि हर कोई अपने अहंकार में कभी कभी इतना फंस जाता है कि वो हंसना भूल जाता है, और जब आप अपने अहंकार को थोड़ा कम करते हैं तो हंसी स्वाभाविक रूप से आ जाती है। बादशाह अकबर ने हंसते हुए बीरबल को गले लगा लिया। तुम सच में कमाल हो बीरबल, तुमने मुझे एक बार फिर से दिखा दिया कि तुम सबसे चतुर हो। और हां, तुमने मुझे हंसा दिया, इसलिए तुम्हें एक महीने की छुट्टी पर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि तुम्हें एक महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से बादशाह और पूरे दरबार का दिल जीत लिया था। गधा, जिसे बाद में शाही भोजन दिया गया, इस पूरे तमाशे से बेखबर अपनी ही दुनिया में था। इस घटना के बाद जब भी कोई दरबारी बहुत ज्यादा गंभीर होता तो बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए कहते, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम एक गधे से कम बुद्धिमान नहीं हो? और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठता। और बीरबल, वो बस मुस्कुराते रहते, एक और कहानी की योजना बनाते हुए, एक और पहेली बुनते हुए, जो उनके महान बादशाह को हैरान और हंसा सके। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हास्य और आत्मावलोकन कभी कभी सबसे कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना सकते हैं, और कभी कभी अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करने से आप और भी ज्यादा हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। बीरबल की इस चाल में यह रहस्य छिपा था कि उन्होंने बादशाह के अहंकार को निशाना बनाया। बादशाह को यह विचार असहनीय लगा होगा कि वो एक गधे से कम बुद्धिमान है, और इसी असहनीयता ने उनकी हंसी को अंततः
बाहर निकाल दिया। एक समय की बात है, मुगल सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर का विशाल और भव्य महल था। बादशाह अकबर अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और कभी कभी अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए भी जाने जाते थे। उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें से सबसे प्रमुख थे बीरबल, जिनकी चतुराई और हास्यबोध का कोई सानी नहीं था। बादशाह अकबर को अपनी मूंछों से बहुत प्यार था। उनकी मूंछें घनी, काली और शानदार थी, जो उनके शाही व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बनाती थी। वे हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपनी मूंछों को बड़े प्यार से सहलाते थे, उन्हें संवारते थे और उन पर इतराते थे। मूंछों की देखभाल के लिए खास शाही हज्जाम नियुक्त था और मूंछों पर लगाने के लिए विशेष तेल और इत्र का इस्तेमाल होता था। एक सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें महल पर पड़ रही थी, अकबर अपने बिस्तर से उठे। उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपनी मूंछों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उनका हाथ मूंछों तक पहुंचा, उन्हें कुछ अजीब सा लगा, एक अजीब सी चिकनाहट, और उन्होंने अपनी आंखें रगड़ी और फिर अपनी मूंछों को ध्यान से देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी शानदार काली मूंछें नीले रंग की हो चुकी थी। जी हां, बिल्कुल चटक नीले रंग की, जैसे किसी ने उन पर नील लगा दिया हो। अकबर पहले तो अवाक रह गए, फिर उन्हें गुस्सा आया। ये क्या बकवास है? वे दहाड़े, किसकी हिम्मत हुई मेरे शाही मूंछों को रंगने की? महल में हलचल मच गई। बादशाह का गुस्सा देखकर सभी दरबारी और नौकर थरथर कांपने लगे। शाही हज्जाम को तुरंत बुलाया गया। ये तुमने किया है? अकबर ने गुर्राते हुए हज्जाम से पूछा। हज्जाम बेचारा कांपते हुए बोला, नहीं हुजूर, मैंने तो कल रात आपको अच्छी तरह से संवार कर ही विदा किया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बादशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर था। यह सिर्फ उनकी मूंछों का रंग बदलने का मामला नहीं था, यह उनकी शाही प्रतिष्ठा पर हमला था। कौन इतनी हिम्मत कर सकता है? उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल हमेशा की तरह शांत और गंभीर भाव से दरबार में हाजिर हुए। बीरबल, अकबर ने अपनी नीली मूंछों को गुस्से से सहलाते हुए कहा, देखो मेरी मूंछों को। ये किसकी शैतानी है? कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे शाही गौरव पर यह धब्बा लगाया है? बीरबल ने अकबर की नीली मूंछों को देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत छिपा लिया। यह दृश्य सच में हास्यास्पद था। एक शक्तिशाली बादशाह की नीली मूंछें। हुजूर, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह वाकई एक गंभीर मामला है। आपके शाही मूंछों का अपमान सहन नहीं किया जा सकता। तो पता लगाओ। अकबर ने आदेश दिया। पता लगाओ कौन है ये शैतान जिसने ये हरकत की है। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो याद रखेगा। बीरबल ने सोचा, ये कोई मामूली शैतानी नहीं थी। बादशाह के कमरे तक पहुंचना, उनकी नींद में उनकी मूंछों को रंगना, और वो भी बिना किसी निशान छोड़े, ये किसी बहुत ही चालाक व्यक्ति का काम था। हुजूर, बीरबल ने कहा, इसकी तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा समय और कुछ अजीबोगरीब पूछताछ करनी पड़ेगी। जो चाहिए करो, बीरबल, अकबर ने कहा, लेकिन मुझे अपराधी चाहिए और मेरी मूंछें वापस काली चाहिए। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले शाही महल के कर्मचारियों से पूछताछ की, चौकीदार, दास दासिया, खानसामे, माली, यहां तक कि शाही कवियों से भी, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था। हर कोई कसम खा रहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और न ही किसी को ऐसा करते देखा। बीरबल ने बादशाह के कमरे की भी जांच की। कोई खिड़की टूटी नहीं थी, कोई दरवाजा खुला नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो व्यक्ति हवा में गायब हो गया हो। ये एक पेचीदा पहेली थी। बीरबल को लगा कि ये कोई अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन किसका? अगले दिन भी अकबर की मूंछें नीली ही थी। हज्जाम ने कोशिश की, लेकिन रंग इतना पक्का था कि वो छूट नहीं रहा था। अकबर को मजबूरन नीली मूंछों के साथ दरबार में बैठना पड़ा।
जिससे दरबारियों के बीच दबी हुई हंसी और फुसफुसाहट फैल रही थी। अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बीरबल ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों, बादशाह सलामत के शाही मूंछों का रंग बदलना कोई साधारण घटना नहीं है। ये किसी बहुत ही शक्तिशाली जादूगर का काम है और उस जादूगर ने बादशाह को एक चुनौती दी है। दरबारी हैरान रह गए। जादूगर? जी हां, बीरबल ने गंभीरता से कहा। बादशाह सलामत को सपना आया है कि ये जादूगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है और उसने ये भी बताया है कि वो व्यक्ति जो बादशाह की मूंछों का रंग बदल सकता है वो इस महल में ही है, लेकिन वो इतना शक्तिशाली है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बीरबल पर भरोसा था। और उस जादूगर ने यह भी कहा है, बीरबल ने अपनी आवाज और भी गंभीर करते हुए कहा, कि अगर बादशाह सलामत चाहते हैं कि उनकी मूंछें वापस काली हो जाएं, तो उन्हें एक खास प्रकार का जादुई पाउडर लगाना होगा। और वो जादुई पाउडर महल के सबसे मूर्ख व्यक्ति के पास है। दरबार में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। सबसे मूर्ख व्यक्ति? जी हां, बीरबल ने कहा, और वो मूर्ख व्यक्ति आज रात शाही भोज में उपस्थित होगा और उसके पास वो जादुई पाउडर होगा। जिसने भी आज रात शाही भोज में सबसे मूर्खतापूर्ण हरकत की, उसे वो पाउडर मिलेगा और केवल वही व्यक्ति बादशाह की मूंछों को ठीक कर पाएगा। यह सुनकर दरबार में अजीबोगरीब फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई सोचने लगा कि ये क्या पागलपन है, लेकिन बादशाह की मूंछों का सवाल था। अकबर को भी समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीरबल पर विश्वास किया। बीरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? एक दरबारी ने हिम्मत करके पूछा। मैं वही कह रहा हूं जो हमें करना होगा, बीरबल ने कहा। आज रात शाही भोज में हर किसी को अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करना होगा। जो सबसे मूर्ख साबित होगा उसे बादशाह की मूंछों को ठीक करने का मौका मिलेगा। रात का शाही भोज सजा। महल का सबसे बड़ा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। हर कोई अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे, ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि मूर्खतापूर्ण हरकत कैसे करें ताकि वे बादशाह की मूंछें ठीक करने वाले जादुई पाउडर को हासिल कर सकें। पहला दरबारी आया। उसने अपनी पगड़ी उल्टी पहन रखी थी और वो उल्टी पगड़ी के साथ नाचने लगा। दूसरा दरबारी आया। उसने अपने कपड़ों पर शाही खाना गिरा दिया और फिर उसी खाने को चाटने लगा। तीसरा दरबारी आया। उसने अपनी तलवार को अपनी नाक पर संतुलित करने की कोशिश की और वो गिरते गिरते बचा। ये एक अद्भुत और हास्यास्पद दृश्य था। दरबारी एक दूसरे से बढ़कर मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहे थे। कुछ जानबूझकर लड़खड़ा रहे थे, कुछ अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे और कुछ ऐसे ही काम कर रहे थे जिनसे उनकी मूर्खता साबित हो सके। बीरबल शांत भाव से बैठे सब देख रहे थे। अकबर भी अपनी नीली मूंछों को सहलाते हुए ये सब देख रहे थे। उन्हें हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। तभी एक पतला दुबला दरबारी, जिसका नाम फजल था, जो हमेशा से अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए बदनाम था, लेकिन खुद को बहुत होशियार समझता था, वो आगे आया। उसने एक अजीबोगरीब चाल चली। फजल ने एक बड़ी सी थाली उठाई जिसमें शाही फल रखे थे। उसने थाली को अपने सिर पर रखा और फिर उसी थाली में से एक सेब निकालकर खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने सेब को अपने पैरों से पकड़ा हुआ था। वो अपने पैरों से सेब खा रहा था, जबकि थाली उसके सिर पर संतुलित थी। ये एक अजीबोगरीब और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण मूर्खता थी। दरबारी हंस पड़े। बीरबल ने ध्यान से फजल को देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वाह, बीरबल ने जोर से कहा, फजल की मूर्खता तो कमाल की है। अपने पैरों से सेब खाना जबकि थाली सिर पर हो, यह सच में बहुत मुश्किल काम है। कोई भी साधारण मूर्ख ऐसा नहीं कर सकता।
फजल खुश हो गया। उसे लगा कि वो जीत गया है। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि हमें वो जादुई पाउडर मिल गया है। फजल सबसे बड़ा मूर्ख साबित हुआ है। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, फजल को बुलाओ और उसे वो जादुई पाउडर दो। बीरबल ने फजल को बुलाया। फजल, बीरबल ने कहा, तुमने अपनी मूर्खता से हमें चकित कर दिया है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम सबसे मूर्ख हो। अब तुम्हें बादशाह सलामत की मूंछों का रंग वापस काला करने का मौका मिलेगा। फजल मुस्कुराया। उसे लगा कि उसे कोई बड़ा इनाम मिलने वाला है। बीरबल ने एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिसमें एक सफेद पाउडर था। यह है वो जादुई पाउडर, बीरबल ने कहा। इसे बादशाह की मूंछों पर लगाओ और उनकी मूंछें वापस काली हो जाएंगी। फजल ने डिब्बी ली और बादशाह की ओर बढ़ा। उसने पाउडर को अपनी उंगली पर लिया और बादशाह की नीली मूंछों पर लगाने लगा। जैसे ही पाउडर मूंछों पर लगा, एक अद्भुत चीज हुई। नीली रंगत धीरे धीरे गायब होने लगी और मूंछें वापस अपनी गहरी काली रंगत में आने लगी। दरबार में तालियां गूंज उठीं। हर कोई हैरान था। ये अद्भुत है, अकबर ने कहा अपनी मूंछों को छूते हुए। ये कैसे हुआ बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए फजल की ओर देखा। हुजूर, ये कोई जादुई पाउडर नहीं था। ये सिर्फ एक साधारण सफेद चाक का पाउडर था। असली जादू तो फजल ने किया है। फजल हैरान था। मैंने? हां फजल, बीरबल ने कहा, तुमने ही वो शैतानी की थी, है ना? फजल का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने ही रात में बादशाह सलामत की मूंछों को नीले रंग से रंगा था ताकि तुम अपनी चालाकी दिखा सको और सोचो कि तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? फजल हकलाया। क्यों नहीं? बीरबल ने पूछा। तुम हमेशा अपनी चालाकी से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। तुम्हें लगा होगा कि ये एक अच्छा मजाक होगा और कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। बीरबल ने दरबारियों की ओर मुड़कर समझाया, मैंने ये मूर्खतापूर्ण प्रतियोगिता इसलिए रखी क्योंकि मैं जानता था कि असली अपराधी, जो खुद को बहुत होशियार समझता है, वो सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण हरकत करेगा, ताकि उसे ये मौका मिले कि वो जादुई पाउडर के नाम पर अपनी ही गलती को सुधार सके और पकड़े जाने से बच जाए। वो जानता था कि अगर वो अपनी मूर्खता साबित नहीं करता तो उसे पकड़ लिया जाता, और यही फजल ने किया। ये कैसे बीरबल? अकबर ने पूछा। हुजूर, बीरबल ने कहा, फजल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस अजीबोगरीब प्रतियोगिता में इतनी शारीरिक रूप से अजीब हरकत कर रहा था, पैरों से सेब खाना। बाकी दरबारी अपनी मूर्खता दिखा रहे थे, लेकिन फजल अपनी मूर्खता के माध्यम से अपनी चालाकी छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि ऐसा करने से कोई उस पर शक नहीं करेगा। और दूसरा कारण, बीरबल ने आगे कहा कि शाही मूंछों को रंगना कोई साधारण बात नहीं थी। इसके लिए किसी को बादशाह के कमरे तक पहुंचने, उन्हें छूने और रंगने की हिम्मत चाहिए थी। फजल हमेशा से शाही महल में घूमता रहता था और उसे पता था कि कब कौन सो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो नीला रंग। वो नीला रंग शाही कलमों में इस्तेमाल होने वाली शाही स्याही का था, जिसे शाही लेखक इस्तेमाल करते थे। और मैंने देखा था कि फजल अक्सर शाही लेखकों के साथ बैठता था। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तो तुम ये सब जानते थे बीरबल? हुजूर, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया था, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि जिसने भी ये हरकत की है वो खुद को बहुत चालाक समझता होगा, और ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे खुद अपनी चाल में फंसा दिया जाए। फजल का चेहरा अब पूरी तरह से शर्म से लाल था। उसने अपनी गलती मान ली। तुम्हें क्या सजा दी जाए फजल? अकबर ने पूछा। उनकी मूछें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। बीरबल ने हस्तक्षेप किया। हुजूर, मुझे लगता है कि फजल को अपनी गलती का एहसास हो गया है।
उसे इतनी शर्मिंदगी हुई है कि ये ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। लेकिन हां, उसे शाही लेखकों के साथ बैठकर अब से केवल कागज पर ही नीला रंग इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी, न कि शाही मूंछों पर। बादशाह अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम हमेशा की तरह अद्भुत हो। तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। फजल, तुम्हें बीरबल के कहने पर माफ किया जाता है, लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसी कोई शैतानी की तो तुम्हारी मूछें हमेशा के लिए नीली कर दी जाएंगी। दरबार में तालियां गूंज उठीं। फजल ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से एक जटिल समस्या का समाधान किया था। शाही मूछों का रहस्य सुलझ गया था और दरबार में फिर से शांति और हंसी का माहौल लौट आया था। इस घटना के बाद बादशाह अकबर अपनी मूंछों का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे, लेकिन साथ ही उन्हें बीरबल की चतुराई पर और भी ज्यादा गर्व होने लगा। और फजल, उसने फिर कभी ऐसी कोई शैतानी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि बीरबल की आंखें हमेशा उस पर थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे जटिल समस्याओं का समाधान सबसे सरल और अप्रत्याशित तरीके से होता है, और यह भी कि जो खुद को सबसे चालाक समझता है वही कभी कभी सबसे बड़ी मूर्खता कर बैठता है। सुबह सुबह अकबर की मूंछों का नीला रंग फजल की शैतानी का नतीजा था। वो खुद को बहुत चालाक समझता था और बादशाह को मूर्ख बनाकर अपनी होशियारी दिखाना चाहता था। बीरबल ने उसे एक मूर्खतापूर्ण प्रतियोगिता में फंसाकर उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया और इस तरह उसे बेनकाब कर दिया। रहस्य यह था कि जिसने ये शैतानी की थी वही उसे सुधारने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक होगा, और इसी बात का फायदा बीरबल ने उठाया। एक दिन की बात है, दिल्ली की सड़कों पर एक अजीब सी फुसफुसाहट फैलने लगी। ये फुसफुसाहट धीरे धीरे चिंता और फिर दहशत में बदल गई। सुबह का समय था, सूरज सिर पर चढ़ रहा था, लेकिन लोगों को एक अजीब कमी महसूस हो रही थी। उनकी अपनी परछाइयां गायब थी। ये बात पहले कुछ लोगों ने महसूस की। एक व्यापारी ने देखा कि उसकी टोकरी की परछाई तो बन रही है, लेकिन उसकी अपनी परछाई नहीं है। एक सिपाही ने देखा कि उसकी ढाल की परछाई है, लेकिन उसकी अपनी मजबूत परछाई गायब है। बच्चे जो परछाइयों के साथ खेलने के शौकीन थे, वे भी हैरान थे कि उनकी परछाइयां कहां चली गई। देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में फैल गई। परछाइयां गायब हो गई। हमारी परछाइयों को किसी ने चुरा लिया। दिल्ली में हाहाकार मच गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये किसी जादू का कमाल था या कोई बुरी आत्मा का प्रकोप। कुछ लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए, तो कुछ लोग सूरज की ओर देखकर अपनी परछाई ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये खबर जल्द ही बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर पहले तो यकीन नहीं कर पाए। परछाइयां गायब हो गई। ये कैसे संभव है बीरबल? परछाइयां तो सूरज के प्रकाश और किसी वस्तु के बीच का स्वाभाविक परिणाम होती है। बीरबल दरबार में हाजिर थे। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी, लेकिन आंखों में हमेशा की तरह जिज्ञासा और आत्मविश्वास की चमक थी। हुजूर, ये वाकई एक अजीबोगरीब मामला है। मैंने भी अपनी परछाई ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो भी कहीं नहीं दिख रही। अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की से बाहर देखा। वाकई लोग बाहर खड़े थे, लेकिन उनकी परछाइयां नहीं बन रही थी। ये दृश्य वाकई अविश्वसनीय था। बीरबल, अकबर ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। ये या तो किसी जादूगर की चाल है या कोई बहुत बड़ा रहस्य। तुम्हें इसे सुलझाना होगा। हमारी प्रजा डरी हुई है। अगर परछाइयां ऐसे ही गायब होती रही तो लोग घरों से निकलना बंद कर देंगे और सल्तनत में अराजकता फैल जाएगी। हुजूर, आपका आदेश सर आंखों पर, बीरबल ने कहा। मैं तुरंत इसकी जांच पड़ताल शुरू करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई चोरी नहीं है, बल्कि कोई और ही मामला है। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले उन लोगों से बात की जिन्होंने अपनी परछाइयां गायब होते देखा था।
उन्होंने उन स्थानों का दौरा किया जहां लोग अक्सर अपनी परछाइयों के साथ खेलते थे, जैसे बाजार, चौक और मंदिर। लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला, कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई जादुई अवशेष नहीं। बस परछाइयां गायब थी। बीरबल ने सोचा, परछाई कैसे बनती है? प्रकाश स्रोत, वस्तु और एक सतह। अगर परछाई नहीं बन रही है तो या तो प्रकाश स्रोत में कोई गड़बड़ है, या वस्तु में, या सतह में। लेकिन सूरज तो अपनी जगह पर था, लोग अपनी जगह पर थे, और जमीन भी वही थी। उन्होंने विभिन्न दिशाओं से सूरज को देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखा, पेड़, इमारतें, जानवर, उन सब की परछाइयां बन रही थी। सिर्फ इंसानों और कुछ खास वस्तुओं की परछाइयां गायब थी। ये बात बीरबल को परेशान कर रही थी। सिर्फ कुछ खास चीजों की परछाइयां गायब होना। अगले दिन दिल्ली में और भी ज्यादा दहशत फैल गई। अब सिर्फ परछाइयां ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों के कपड़ों पर से रंग भी उड़ने लगे थे। एक महिला ने देखा कि उसकी लाल साड़ी का रंग फीका पड़ गया है, और एक सैनिक की नीली पगड़ी का रंग भी उड़ गया है। बीरबल को यह खबर मिली। अब यह और भी जटिल होता जा रहा था। परछाइयां और रंग। बीरबल ने बादशाह अकबर को स्थिति से अवगत कराया। हुजूर, ये मामला और भी गंभीर हो गया है। अब सिर्फ परछाइयां ही नहीं, बल्कि कपड़ों के रंग भी गायब हो रहे हैं। अकबर चिंतित थे। ये किस तरह का जादू है बीरबल? क्या कोई ऐसा जादूगर है जो रंगों और परछाइयों को चुरा सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा। उनके दिमाग में एक विचार आया, एक बहुत ही अजीब विचार। हुजूर, बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने अपराधी को पकड़ लिया है। बादशाह अकबर हैरान रह गए। पकड़ लिया? कौन है वो? क्या वह कोई जादूगर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, वो एक ऐसा अपराधी है जिसे आप जानते हैं, जिसे हम हर दिन देखते हैं, लेकिन कभी उस पर शक नहीं करते। दरबार में मौजूद दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कौन हो सकता है ऐसा अपराधी? वो अपराधी कोई और नहीं, हुजूर, बल्कि। बीरबल ने थोड़ी देर के लिए रुककर कहा, हमारी आंखें हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। आंखें? अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। बीरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी आंखें मेरी परछाई कैसे चुरा सकती हैं? हुजूर, बीरबल ने कहा, यह कोई चोरी नहीं है, बल्कि एक भ्रम है, एक धोखा है जिसे हमारी आंखें और दिमाग मिलकर रच रहे हैं। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, क्या आपको याद है कि जब परछाइयां गायब होने लगी तब आसमान कैसा था? अकबर ने याद किया। हाँ, आसमान थोड़ा धुंधला था, लेकिन सूरज चमक रहा था। बिल्कुल, बीरबल ने कहा, और आज भी आसमान थोड़ा धुंधला है, लेकिन सूरज चमक रहा है ना? हाँ, लेकिन इससे क्या? अकबर ने पूछा। हुजूर, बीरबल ने कहा, परछाई तभी बनती है जब प्रकाश स्रोत एक दिशा से आता है और वस्तु के पीछे एक गहरा साया बनता है। लेकिन जब प्रकाश स्रोत एक नहीं, बल्कि हर तरफ से आता है, तो परछाई उतनी स्पष्ट नहीं बनती। मैं समझा नहीं, बीरबल, अकबर ने कहा। हुजूर, आज आसमान में बहुत बारीक धूल और धुएं के कण फैले हुए हैं। बीरबल ने समझाया। ये कण इतने बारीक हैं कि हमें साफ दिखाई नहीं देते, लेकिन ये सूरज की रोशनी को चारों दिशाओं में फैला देते हैं। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बीरबल ने आगे कहा, जब सूरज की रोशनी हर तरफ फैल जाती है तो कोई एक निश्चित प्रकाश स्रोत नहीं रहता। ऐसे में किसी भी वस्तु का गहरा साया नहीं बनता और इसलिए उसकी परछाई भी स्पष्ट नहीं दिखती। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी वस्तु को चारों ओर से रोशनी से घेर दे तो उसकी परछाई नहीं बनेगी। दरबारी हैरान थे। ये वैज्ञानिक व्याख्या थी, कोई जादू नहीं। लेकिन बीरबल, एक दरबारी ने पूछा, अगर ऐसा है तो पेड़ों और इमारतों की परछाइयां क्यों बन रही हैं? अच्छा सवाल, बीरबल ने कहा। पेड़ और इमारतें बहुत बड़ी होती हैं। उनके आकार इतने बड़े होते हैं कि बिखरी हुई रोशनी में भी वे कुछ हद तक परछाई बना पाती है।
लेकिन इंसान और छोटे वस्तुओं की परछाइयां बहुत हल्की हो जाती है, इतनी हल्की कि हमारी आंखें उन्हें आसानी से देख नहीं पाती। हमें लगता है कि वे गायब हो गई है, जबकि वे वास्तव में बहुत ही धुंधली हो गई है। और कपड़ों के रंग गायब होना? अकबर ने पूछा। हुजूर, बीरबल ने कहा, जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो सूरज की रोशनी में मौजूद कुछ रंग हवा में फैल जाते हैं। इससे रोशनी थोड़ी नीली या सफेद दिखाई देती है, और जब किसी वस्तु पर पूरी रोशनी नहीं पड़ती तो उसके रंग भी थोड़े फीके दिखाई देते हैं। खासकर तेज और गहरे रंग, जो सूरज की सीधी रोशनी में सबसे अच्छे दिखते हैं, वे बिखरी हुई रोशनी में अपनी चमक खो देते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई जादूगर नहीं है? अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं हुजूर, बीरबल ने कहा, जादूगर सिर्फ हमारी आंखें और दिमाग थे, जिन्होंने इस प्राकृतिक घटना को एक रहस्य बना दिया। धूल और धुएं के कण ही असली शैतान थे। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम हमेशा हमें विज्ञान की नई बातें सिखाते हो, और वो भी इतनी आसानी से। तो अब क्या करें? क्या हम धूल और धुएं को रोक सकते हैं? नहीं हुजूर, बीरबल ने कहा, हम प्रकृति को नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोगों को समझा सकते हैं। हमें उन्हें बताना होगा कि ये कोई बुरी आत्मा का प्रकोप नहीं है, बल्कि मौसम का एक सामान्य बदलाव है। जैसे ही हवा साफ होगी या बारिश होगी, धूल के कण हट जाएंगे और परछाइयां और रंगों की चमक वापस आ जाएगी। बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी लोगों से कहा, मेरे प्यारे दिल्लीवासियों, घबराइए नहीं। कोई चोर नहीं है, कोई जादूगर नहीं है। ये सब प्रकृति का कमाल है। आप बस थोड़ा धैर्य रखें और जल्द ही आप अपनी परछाइयों के साथ फिर से खेल पाएंगे। लोगों को बीरबल की बातों पर विश्वास हुआ। उन्होंने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद तेज हवा चली और बारिश हुई, जिससे आसमान साफ हो गया। और जैसा कि बीरबल ने कहा था, परछाइयां वापस आ गई और कपड़ों के रंग भी अपनी चमक में लौट आए। दिल्ली में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग फिर से अपनी परछाइयों के साथ खेलने लगे, और बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा की। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ज्ञान और तर्क किसी भी अंधविश्वास या डर पर भारी पड़ सकते हैं। इस घटना के बाद जब भी आसमान थोड़ा धुंधला होता तो लोग मुस्कुराते हुए कहते, लगता है आज हमारी परछाइयां छुट्टी पर चली गई है। और उन्हें पता होता था कि बीरबल ने उन्हें एक और रहस्य से अवगत कराया है। बीरबल का हंसी कर। अब आते हैं उस चुनौती पर जहां दरबार में हर कोई हंसते हंसते गिर पड़ा, पर क्यों सिर्फ बादशाह को हंसी नहीं आई? बीरबल ने बादशाह से एक चुनौती ली थी कि वो पूरे दरबार को हंसाएंगे, लेकिन बादशाह को बिल्कुल भी हंसी नहीं आनी चाहिए। इस चुनौती के लिए बीरबल ने एक अजीबोगरीब योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि एक महान ऋषि आए हैं, जो बहुत बूढ़े और ज्ञानी हैं, लेकिन उन्हें एक अजीबोगरीब बीमारी है। ये बीमारी ऐसी है कि वे किसी की शक्ल देखकर उसकी उम्र का सही अंदाजा लगा सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि उस व्यक्ति की आत्मा कितनी पुरानी है। दरबारी हैरान थे। ये कैसी बीमारी है बीरबल? बीरबल ने कहा, इस बीमारी के कारण ऋषि को हर व्यक्ति की उम्र उतनी ही कम दिखती है जितनी कि वो व्यक्ति वास्तव में जवान होता है। अगर कोई 50 साल का है तो ऋषि को वो 5 साल का दिखेगा, और अगर कोई बच्चा है तो ऋषि को वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। दरबारी हंसने लगे। ये कितनी अजीब बीमारी थी। बीरबल ने आगे कहा, और हां, ऋषि ये भी जानते हैं कि कौन व्यक्ति किस जानवर का पुनर्जन्म है। ये भी वे शक्ल देखकर बता सकते हैं। पूरा दरबार उत्सुक था। बीरबल ने उस ऋषि को दरबार में बुलाया। ऋषि के भेष में बीरबल का एक साथी था, जिसने खुद को बहुत बूढ़ा और अजीबोगरीब दिखने वाला बना लिया था। उसकी आंखें थोड़ी अजीब थी, और वो अपनी गर्दन अजीब तरह से हिला रहा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, गंभीर चेहरे के साथ, ये देखने के लिए कि बीरबल क्या करने वाले हैं। उन्हें हंसी नहीं आनी थी। ऋषि ने दरबार में आकर
सभी दरबारियों को एक एक करके देखना शुरू किया। वो पहले एक दरबारी के पास गया, उसे ध्यान से देखा और फिर अजीबोगरीब तरीके से अपनी गर्दन हिलाई। तुम एक बिल्ली थे पिछले जन्म में, ऋषि ने फुसफुसाते हुए कहा। दरबारी हंस पड़े। ऋषि दूसरे दरबारी के पास गया, उसे देखा और फिर बोला, और तुम एक गधे थे, मुझे यकीन है। दरबारी और भी जोर से हंसने लगे। ये कितना मजाकिया था। ऋषि ने लगभग हर दरबारी को कोई न कोई जानवर बताया। कोई बंदर था, कोई कुत्ता, कोई सुअर। दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। वे अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज रहा था। फिर ऋषि बादशाह अकबर के पास आया। उसने बादशाह को ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से। उसकी आंखें बादशाह के चेहरे पर टिकी हुई थी। दरबारी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये देखने के लिए कि ऋषि बादशाह के बारे में क्या कहेगा। ऋषि ने थोड़ी देर बादशाह को देखा, अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस बादशाह को देखता रहा और फिर अचानक अपनी आंखें चौड़ी करके डरकर पीछे हट गया। उसने डरते हुए कहा, हे भगवान, मैं इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे इनकी आत्मा बिल्कुल नहीं दिख रही है। मुझे इनकी परछाई भी नहीं दिख रही। दरबार में एक क्षण का सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था। ऋषि ने अपनी छाती पर हाथ रखा और डरते हुए बोला, ये कोई इंसान नहीं है। ये तो बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं है। मुझे ये बिल्कुल छोटा बच्चा दिख रहा है, इतना छोटा कि मैं इसे देख ही नहीं पा रहा हूं। और ये पिछले जन्म में कोई जानवर भी नहीं था। ये तो एक देवता है। जैसे ही ऋषि ने ये कहा, दरबार में फिर से जोरदार ठहाके गूंज उठे। दरबारी हंसते हंसते अपनी कुर्सियों से गिर पड़े। बादशाह एक देवता है, बादशाह एक छोटे बच्चे हैं। यह विचार इतना हास्यास्पद और अप्रत्याशित था कि हर कोई अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ऋषि की एक्टिंग भी कमाल की थी, जिसने उस हास्य को और बढ़ा दिया। लेकिन बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर अभी भी एक गंभीर भाव था। उन्होंने अपनी भौहें हल्की सी उठाई, अपने होंठ भींचे और उन्हें हंसी नहीं आई। उन्होंने पूरे दृश्य को देखा, दरबारियों को हंसते हुए देखा और ऋषि की बातें सुनी। लेकिन बादशाह अकबर एक पल के लिए भी नहीं हंसे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आपको हंसी नहीं आई? अकबर ने एक गहरी सांस ली, मानो उन्होंने अपनी सारी शक्ति हंसी रोकने में लगा दी हो। नहीं बीरबल, मुझे हंसी नहीं आई। दरबारियों की हंसी थोड़ी धीमी हुई जब उन्होंने देखा कि बादशाह गंभीर है। वे हैरान थे। बीरबल ने इतनी शानदार योजना बनाई और बादशाह को हंसी नहीं आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इसका एक कारण है कि आपको हंसी नहीं आई। दरबारी और भी उत्सुक हो गए। क्या कारण बीरबल? एक दरबारी ने पूछा। कारण ये है, बीरबल ने कहा, अपनी उंगली बादशाह की ओर उठाते हुए, कि हमारे महान बादशाह खुद एक बहुत बड़े अभिनेता है। जैसे ही बीरबल ने ये शब्द कहे, दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। हर कोई बादशाह की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। क्या बीरबल को अब सजा मिलेगी? लेकिन फिर बादशाह अकबर, जो अब तक अपनी हंसी को रोके हुए थे, अचानक ठहाका लगाकर हंस पड़े। एक जोरदार ठहाका जिससे पूरा दरबार गूंज उठा। वो हंसते हंसते अपनी कुर्सी से लगभग गिर पड़े। उनकी आंखों से पानी आ गया और उन्होंने अपनी पेट पकड़ लिया। बीरबल, बीरबल, बादशाह हंसते हुए बोले, तुमने मुझे हरा दिया, तुमने मुझे हंसा ही दिया। दरबार में सभी लोग फिर से हंसने लगे। इस बार राहत की हंसी और बीरबल की चतुराई पर हंसी। बादशाह ने अपनी हंसी को नियंत्रित किया, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। मैं समझ गया बीरबल, मैं समझ गया कि तुम क्या कर रहे थे। तुमने मुझे देवता और बच्चा कहकर मेरे अहंकार को इतना बढ़ा दिया था
कि मैं उस पर इतरा रहा था। मैं अपने शाही पद और उस तारीफ से इतना मुग्ध हो गया था कि मुझे हंसी नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि मैं सच में कोई देवता हूं। लेकिन जैसे ही तुमने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा अभिनेता हूं, मुझे अपनी ही एक्टिंग पर हंसी आ गई कि मैं कितनी देर तक गंभीर बना रहा। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, हुजूर, मैंने केवल यह साबित करने की कोशिश की कि जब कोई अपने अहंकार में डूब जाता है तो वो हास्य को भी गंभीरता से ले लेता है, और जब आप अपने अहंकार को थोड़ा कम करते हैं तो हंसी स्वाभाविक रूप से आ जाती है। बादशाह अकबर ने हंसते हुए बीरबल को गले लगा लिया। तुम सच में कमाल हो, बीरबल। तुमने मुझे एक बार फिर से दिखा दिया कि तुम सबसे चतुर हो। और हां, तुमने मुझे हंसा दिया, इसलिए तुम्हें एक महीने की छुट्टी पर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि तुम्हें एक महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से बादशाह और पूरे दरबार का दिल जीत लिया था। ऋषि के भेष में बीरबल का साथी भी मुस्कुरा रहा था। उसकी योजना सफल हो गई थी। इस घटना के बाद जब भी कोई दरबारी बहुत ज्यादा गंभीर होता तो बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए कहते, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम एक बहुत बड़े अभिनेता हो? और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठता। और बीरबल, वो बस मुस्कुराते रहते, एक और कहानी की योजना बनाते हुए, एक और पहेली बुनते हुए जो उनके महान बादशाह को हैरान और हंसा सके। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हास्य और आत्मावलोकन कभी कभी सबसे कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना सकते हैं, और कभी कभी अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करने से आप और भी ज्यादा हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। बीरबल की इस चाल में यह रहस्य छिपा था कि उन्होंने बादशाह के अहंकार को निशाना बनाया। बादशाह को यह विचार असहनीय लगा होगा कि वो एक गधे से कम बुद्धिमान है, और इसी असहनीयता ने उनकी हंसी को अंततः बाहर निकाल दिया। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब ऐलान हुआ। एक रहस्यमय जादूगर, जिसका नाम अजीम था, दूर दराज के देशों से आया था। उसने बादशाह अकबर से मिलने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वो ऐसे जादुई करतब दिखा सकता है जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अजीम अपनी रहस्यमय शक्तियों और अपनी अजीबोगरीब वेशभूषा के लिए मशहूर था। वो हमेशा काले लबादे में आता था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान रहती थी। बादशाह अकबर, जो हमेशा नई और दिलचस्प चीजों के शौकीन रहते थे, उन्होंने अजीम को दरबार में अपने करतब दिखाने की अनुमति दे दी। दरबार में भारी भीड़ थी। दरबारी, सिपाही, व्यापारी और आम जनता सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि ये रहस्यमय जादूगर क्या चमत्कार दिखाएगा। अजीम दरबार में आया। उसके साथ एक बड़ा नक्काशीदार लकड़ी का तख्त था, जो किसी सिंहासन जैसा दिखता था, लेकिन थोड़ा अलग था। वो तख्त बीच दरबार में रखा गया। अजीम ने एक रहस्यमय मंत्र बुदबुदाया, अपनी छड़ी उठाई और तख्त की ओर इशारा किया। देखते ही देखते वो भारी भरकम लकड़ी का तख्त हवा में उठने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर और ऊपर, और फिर वो दरबार के बीचों बीच जमीन से कई फुट ऊपर हवा में तैरने लगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये एक अद्भुत दृश्य था। अजीम ने अपनी छड़ी को घुमाया और तख्त थोड़ा और ऊपर उठा, फिर थोड़ा नीचे आया, मानो वो अदृश्य धागों से बंधा हो। दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मुंह खुले हुए थे। बादशाह अकबर भी हैरान थे। उन्होंने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा था। ये वाकई अविश्वसनीय था। वाह! अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, अजीम, ये अद्भुत है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई जादू नहीं देखा। अजीम ने सिर झुकाया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। हुजूर, अजीम ने कहा, यह तो बस शुरुआत है। अगर आप चाहें तो मैं इस तैरते हुए तख्त पर बैठ भी सकता हूं। बादशाह और भी उत्सुक हो गए। तो बैठो, हमें दिखाओ। अजीम धीरे से तख्त की ओर बढ़ा।
उसने एक और मंत्र बुदबुदाया, अपनी छड़ी को घुमाया और फिर धीरे से उस तैरते हुए तख्त पर बैठ गया। दरबार में फिर से तालियां गूंज उठीं। ये वाकई एक जादू था। एक इंसान हवा में तैरते हुए तख्त पर बैठा था, बिना किसी सहारे के। बादशाह अकबर ने अजीम की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने उसे सोने के सिक्के और कीमती उपहार दिए। अजीम ने वादा किया कि वह और भी अद्भुत करतब दिखाएगा। लेकिन बीरबल, जो दरबार के एक कोने में बैठे ये सब देख रहे थे, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा कि ये जादू नहीं, बल्कि कोई क्लेवर चाल है। अगले कुछ दिनों तक अजीम दरबार में आता रहा और अपने तैरते हुए तख्त का करतब दिखाता रहा। लोग दूर दूर से ये चमत्कार देखने आने लगे। अजीम की ख्याति फैल गई। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह जादू अद्भुत है? क्या कोई इंसान सच में ऐसा कर सकता है? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, हुजूर, ये वाकई अद्भुत लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाक चाल है। अकबर हैरान रह गए। चाल? बीरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने अपनी आंखों से देखा है, वो तख्त हवा में तैरता है और वो उस पर बैठता भी है। हाँ हुजूर, बीरबल ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है जिसे अजीम छिपा रहा है। तो पता लगाओ। अकबर ने आदेश दिया। अगर ये चाल है तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे बेनकाब करो। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने अजीम के करतब को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि अजीम हमेशा एक निश्चित स्थान पर ही अपने करतब दिखाता है। उसने हमेशा अपने काले लबादे में ही आता है और उसके हाथ में हमेशा एक अजीब सी छड़ी होती है। बीरबल ने अजीम के आसपास के माहौल को भी देखा। उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। ये एक पेचीदा पहेली थी। बीरबल को लगा कि इस चाल में कोई भौतिक विज्ञान का नियम शामिल हो सकता है। अगले दिन बीरबल ने बादशाह अकबर से अनुमति ली और अजीम को एक नई चुनौती दी। अजीम, बीरबल ने कहा, आपके जादू अद्भुत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक नया करतब दिखाएं। अजीम मुस्कुराया। क्या करतब? बीरबल, मैं चाहता हूं कि आप अपना तैरता हुआ तख्त महल के तालाब के ऊपर तैराएं। बीरबल ने कहा, और आप उस पर बैठकर पानी के ऊपर से एक छोर से दूसरे छोर तक जाएं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तालाब के ऊपर यह और भी मुश्किल था। अजीम का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी रहस्यमय मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। बीरबल, अजीम ने कहा, यह थोड़ा मुश्किल होगा। तालाब के ऊपर हवा की गति और नमी, ये मेरे जादू को प्रभावित कर सकती है। ओह, बीरबल ने कहा, क्या आपका जादू इतना कमजोर है कि थोड़ी सी हवा या नमी उसे प्रभावित कर सकती है? मुझे लगा कि आपका जादू बहुत शक्तिशाली है। अजीम को बीरबल की बातों से थोड़ा गुस्सा आया। वो अपनी प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहता था। नहीं, नहीं, अजीम ने कहा, मेरा जादू कमजोर नहीं है। मैं ये कर सकता हूं। मैं तालाब के ऊपर तख्त तैरा सकता हूं। बादशाह अकबर उत्सुक थे। उन्होंने अजीम को अनुमति दे दी। अगले दिन महल के विशाल तालाब के किनारे भारी भीड़ जमा थी। बादशाह अकबर, बीरबल और सभी दरबारी वहां मौजूद थे। अजीम अपने काले लबादे में आया। उसके साथ उसका तैरता हुआ तख्त भी था। अजीम ने तालाब के किनारे तख्त रखा। उसने अपनी छड़ी उठाई, मंत्र बुदबुदाया और तख्त की ओर इशारा किया। देखते ही देखते तख्त फिर से हवा में उठने लगा और वो तालाब के ऊपर तैरने लगा। लोगों ने तालियां बजाई। ये वाकई एक अद्भुत दृश्य था। अजीम ने फिर धीरे से तख्त पर बैठने की कोशिश की। वो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और उस पर बैठ गया। वो तालाब के ऊपर तैर रहा था, अपने तैरते हुए तख्त पर। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अजीम की जीत हुई थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। हुजूर,
मुझे लगता है कि अब असली खेल शुरू होगा। अकबर हैरान थे। असली खेल? वो तो पहले ही जीत गया है। नहीं हुजूर, बीरबल ने कहा, असली रहस्य अभी सामने आना बाकी है। बीरबल ने एक सिपाही को बुलाया और उसे कुछ फुसफुसाया। सिपाही तुरंत वहां से चला गया। अजीम तालाब के ऊपर तैरते हुए तख्त पर बैठा था। अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसने एक और मंत्र बुदबुदाया और तख्त को थोड़ा और आगे बढ़ाया। तभी बीरबल ने जोर से कहा, अजीम, आपका जादू वाकई अद्भुत है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अजीम ने बीरबल की ओर देखा। क्या बात, बीरबल? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बीरबल ने कहा, कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अगर आप इतने शक्तिशाली जादूगर हैं, तो आप इस तख्त को हवा में उड़ाने के लिए केवल एक मजबूत धागे का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जैसे ही बीरबल ने धागा शब्द कहा, अजीम का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। धागा? क्या कह रहे हो, बीरबल? अकबर ने पूछा। हुजूर, बीरबल ने कहा, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाक चाल है। अजीम ने अपने तैरते हुए तख्त को हवा में लटकाने के लिए बहुत बारीक लेकिन मजबूत रेशम के धागों का इस्तेमाल किया है, जो आसानी से दिखाई नहीं देते। अजीम अब घबरा गया था। वो अपनी छड़ी को कसकर पकड़े हुए था। वो झूठ बोल रहा है, अजीम ने चिल्लाकर कहा। कोई धागा नहीं है। तभी बीरबल के कहने पर वो सिपाही वापस आया। उसके हाथ में एक छोटा सा नुकीला पत्थर था। बीरबल ने सिपाही से कहा, सिपाही, जरा उस तख्त के नीचे तालाब में एक बड़ा सा पत्थर फेंक दो। सिपाही ने बीरबल के आदेश का पालन किया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और तालाब के उस हिस्से में फेंक दिया जहां तख्त तैर रहा था। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, एक जोरदार छप की आवाज हुई और उस आवाज के साथ ही तालाब के नीचे से कुछ हिलने लगा और फिर तैरता हुआ तख्त अचानक थोड़ा नीचे झुक गया और अजीम, जो उस पर बैठा था, वो अपना संतुलन खो बैठा और धड़ाम, वो तालाब के ठंडे पानी में गिर पड़ा। पूरे दरबार में पहले तो सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार ठहाके गूंज उठे। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए और वो भी हंसने लगे। अजीम पानी में भीगा हुआ शर्मिंदा होकर तालाब से बाहर निकला। उसके काले लबादे से पानी टपक रहा था और उसकी रहस्यमय मुस्कान गायब हो गई थी। बीरबल, ये क्या हुआ? अकबर ने हंसते हुए पूछा। हुजूर, बीरबल ने समझाया, अजीम का तैरता हुआ तख्त वास्तव में एक बहुत ही चालाक यंत्र था। उसने तालाब के नीचे अदृश्य रूप से कई लकड़ी के खंभे गाड़ रखे थे, जो पानी के अंदर छुपे हुए थे। बीरबल ने आगे कहा, और उन खंभों के ऊपर उसने कुछ ऐसी चीजें लगाई थी जो पानी में डूबती नहीं थी, जैसे सूखी लकड़ियां या मिट्टी के बर्तन। और फिर उन पर उसने अपने तख्त को संतुलित किया था। जब वो तख्त पर बैठता था तो वो उन खंभों के सहारे पर बैठा होता था, न कि हवा में तैरता हुआ। लेकिन बीरबल, एक दरबारी ने पूछा, उसने कैसे इसे हवा में तैरता हुआ दिखाया? वहां आता है असली खेल, बीरबल ने कहा। उसने अपने काले लबादे में एक बहुत मजबूत लेकिन अदृश्य लोहे की छड़ छिपाई हुई थी, जो उसकी छड़ी से जुड़ी हुई थी। बीरबल ने आगे बताया, और उसके तख्त में भी एक छेद था। जब वो तख्त को तैराता था तो वो उस छड़ को छेद में डालकर उसे हवा में उठाता था, जिससे लगता था कि वो तैर रहा है। और जब वो उस पर बैठता था तो वो उस छड़ के सहारे और नीचे लगे खंभों के सहारे बैठता था। लेकिन तालाब के ऊपर? अकबर ने पूछा। वहां भी? बीरबल ने कहा। उसने तालाब के पानी के नीचे कुछ दूरी पर लकड़ी के खंभे गाड़ रखे थे। जब सिपाही ने पत्थर फेंका तो उसने उन खंभों में से एक को हिला दिया, जिससे अजीम का संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में गिर गया। अजीम, जो अब भीगा हुआ था, उसने अपनी गलती मान ली।
तुम सच में बहुत चालाक हो बीरबल, उसने कहा। मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी बेवकूफ नहीं बना पाऊंगा। अकबर ने अजीम को थोड़ी सजा दी, लेकिन साथ ही उसे बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने के लिए भी कहा। बीरबल, अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी छलकपट तुम्हारी बुद्धिमत्ता के सामने टिक नहीं सकता। ये जादू नहीं, बल्कि चाल थी, और तुमने इसे बेनकाब कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार भी सबसे सरल चालों पर आधारित होते हैं। बस हमें उन्हें समझने की जरूरत होती है। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क से एक रहस्यमय जादू को बेनकाब कर दिया था, और अकबर को एक बार फिर हंसी का मौका दिया था। बीरबल ने तैरते हुए तख्त के पीछे की चाल को बेनकाब कर दिया था। ये जादू नहीं, बल्कि एक चालाकी थी। अजीम ने तालाब के नीचे अदृश्य रूप से लकड़ी के खंभे गाड़ रखे थे, जिन पर उसका तख्त संतुलित था। वो अपने काले लबादे में छिपी एक लोहे की छड़ का उपयोग करके तख्त को तैराता था, जिससे लगता था कि वो हवा में है। जब बीरबल ने एक पत्थर फेंककर तालाब के नीचे के खंभे को हिला दिया, तो अजीम का संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में